हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी संज्ञान। छत्तीसगढ़ के साथ भारत के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल अपने स्वभाव पर है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर लोगों में अनेक भ्रांतियां हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चुनाव संबंधित सारी जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि निर्वाचन संबंधी सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। निर्वाचन कौन कराता है, क्या प्रक्रियाएं होती है, नोटिफिकेशन में क्या क्या होता है, सारी जानकारी देंगे आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फैक्चुअल बातें जान लेते हैं। वर्ष 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 4 राज्य कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड इसमें अप्रैल मई के महीने में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शेष 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों की विधानसभा स्थिति अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, राजस्थान में 200 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है और मिजोरम में 40 सीट है। हमारा फोकस छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को लेकर ज़्यादा रहेगा, जहां निर्वाचन की तिथि 9 अक्टूबर को घोषित की गई थी। 9 अक्टूबर से ही आचार संहिता लग गया है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन 2 चरणों में होगा। पहला चरण 7 नवंबर को 20 सीटों पर निर्वाचन होगा और दूसरा 17 नवंबर को, जिसमें 70 सीटों पर निर्वाचन होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में निर्वाचन करने का मुख्य कारण है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है चुनाव कराना और ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहां 2 चरणों में चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग ने निर्वाचन की तिथि की घोषणा 9 अक्टूबर को की थी। इसी दिन से आचार संहिता लग गया है। निर्वाचन की तिथि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगा, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और इन सभी का रिजल्ट 3 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। हमारे इस वीडियो का फोकस छत्तीसगढ़ इलेक्शन है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं। छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीन 6640, वीवीपैट मशीन 7028, बीयू मशीन 7391 है। संगवारी मतदाता केंद्र बनाए गए हैं 200, जो कि विकलांग के लिए होते हैं। आदर्श मतदाता केंद्र बनाए गए हैं 102। प्रथम चरण में कुल मतदाता हैं जो 40,78,681। प्रथम चरण के 9 जिलों में 20 सीटों पर वोटिंग होगा और विधानसभा के लिए निर्वाचन व्यय तय किया गया है 28 लाख रुपये। वोटिंग के बाद उंगली में जो स्याही लगाया जाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। ये मैसूर की कंपनी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और पहली बार आम चुनाव में उंगलियों पे स्याही 1962 में लगाई गई थी। ये इसका लगाने के पीछे कारण है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट ना कर सके और चुनाव की धांधली ना हो। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर 2 करोड़ 3 लाख लोग हैं। इसमें से मेल वोटर हैं 1 करोड़ 1 लाख और फीमेल वोटर हैं 1 करोड़ 2 लाख। इसमें छत्तीसगढ़ में फीमेल वोटर ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें मतदाता केंद्र 2400, यहाँ मतदाता केंद्र 2419 बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि निर्वाचन कौन कराता है। भारत में 2 स्तर पर निर्वाचन आयोग हैं जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के निर्वाचन करवाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख भाग 15 में आर्टिकल 324 में किया गया है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्वाचन कराने के लिए ये जिम्मेदार होती है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। ये हर राज्य में अलग अलग होती है, जो स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव करवाते हैं। विधानसभा के निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग कराती है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार जी और अन्य निर्वाचन आयुक्त है अनूप पांडे जी और अरुण गोयल जी, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में चुनाव की निगरानी करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ में श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं। अब हम चुनाव तंत्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए अधिकार दिया गया है। इसके बाद दूसरा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करना अर्थात देखरेख करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसे निर्वाचन आयोग के आदेश, निर्देश और नियंत्रण में इसकी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग राज्य क्षेत्र के किसी भी अधिकारी को प्रशासन के परामर्श पर नॉमिनेट किया करता है। छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले जी हैं। इसके बाद होता है तीसरा, जिला निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन होते हैं ये निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में होते हैं ये। जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करना अर्थात सुपरविजन का काम करते हैं ये। पर्यवेक्षण अर्थात चुनाव निष्पक्ष हो यह सुनिश्चित करते हैं। इसे निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से नॉमिनेट करती है। मोस्टली ये जिला के कलेक्टर होते हैं। इसके बाद होते हैं रिटर्निंग अधिकारी। किसी भी संसदीय या विधानसभा के क्षेत्र में चुनाव कार्यों का संचालन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक विधानसभा या चुनावी क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार के ऊपर के लेवल के ही होते हैं। इसके बाद है चुनाव निर्बंधन पदाधिकारी। चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। निर्वाचन आयोग राज्य शासन के परामर्श से किसी भी अधिकारी को चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। इसके बाद है पीठासीन अधिकारी। मतदान अधिकारी के सहयोग के साथ ये मतदान केंद्र में मतदान का कार्य पूरा संपन्न करवाता है। इसकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है, जो राज्य शासन के कोई भी कर्मचारी हो सकते हैं। हमने अभी तक अधिकारियों के बारे में देखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर पर होंगे, रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर होते हैं और बूथ लेवल पे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी, इनकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारी इसकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाती है। ये पर्यवेक्षक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाते हैं ताकि चुनाव सुचारू रूप से बिना किसी भेदभाव से हो सके। बेसिकली 3 पर्यवेक्षक होते हैं, सामान्य पर्यवेक्षक, व्यय पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक। प्रमुख रूप से ये 3 ही होते हैं। इसके अलावा जागरूकता पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर या फिर लघु स्तरीय पर्यवेक्षक भी होते हैं। सामान्य पर्यवेक्षक चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव के हर चरण को ध्यान रखते हैं। ये IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। इन्हें सपोर्ट करने के लिए लाइजिंग ऑफिसर होते हैं और 4 ऑपरेटर प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद व्यय पर्यवेक्षक, ये IRS रैंक के अधिकारी होते हैं जिनका काम उम्मीदवार के चुनाव खर्चों पर ध्यान रखना, उम्मीदवार के जो चुनाव खर्चे हैं उसमें कड़ी निगरानी रखते हैं। इसके साथ ही वोटर को किसी भी प्रकार का लालच या प्रलोभन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, इस पर ध्यान रखते हैं। इसके बाद होते हैं पुलिस पर्यवेक्षक। ये IPS लेवल के होते हैं और मोस्टली ये IG रैंक के अधिकारी होते हैं। पुलिस व्यवस्था की जिले में क्या व्यवस्था है इसकी जांच करते हैं और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए नागरिक और पुलिस के बीच प्रशासन का एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। इनकी नियुक्ति चुनाव के 1 या 2 दिन पहले की जाती है। इनका काम पोलिंग स्टेशन पर चुनाव के दिन जो वोटिंग होती है, वोटिंग की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना होता है। ये केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आयोग के सारे निर्देशों का पालन पोलिंग पार्टी कर रही है और पोलिंग एजेंट के द्वारा हो रहा है या नहीं। अब हम चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले हम चुनाव का समय देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। यदि किसी कारणवश लोकसभा और विधानसभा को क्रमशः अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर भंग कर देते हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम अर्थात शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले, प्रोबेबली 45 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए चुनाव की घोषणा करती है। इस घोषणा के बाद से ही चुनाव उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। जैसा कि इस बार 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जहां जहां चुनाव होने वाले थे वहां आचार संहिता लग गई थी। ये औपचारिक चुनाव प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना जारी होने से प्रारंभ हो जाती है। चुनाव की अधिसूचना क्या होती है? चुनाव की अधिसूचना चुनाव संबंधित पूरी जानकारी का प्रकाशन करना चुनाव की अधिसूचना है।
कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा। इसमें क्या क्या जानकारी होती है? तो बेसिकली इसमें 6 प्रकार की जानकारियाँ होती है। सबसे पहले नॉमिनेशन कब भरा जाएगा और इसकी तारीख, समय और स्थान बताया जाएगा। दूसरा, नॉमिनेशन भरने की डेट से 7 दिन तक चलेगा नॉमिनेशन भरना, अर्थात उसका लास्ट डेट को बताया जाएगा। और अगर लास्ट डेट में अगर कोई अवकाश है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज उसकी लास्ट डेट होगी। तीसरा बताया जाएगा कि नामांकन पत्र की जांच या समीक्षा का दिन, ये जो होता है 7 दिन के बाद वाला दिन नामांकन पत्र की जांच की और समीक्षा का अंतिम दिन होगा। इसकी तारीख, समय और स्थान के बारे में जानकारी होगी। चौथा है नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के बारे में बताया जाएगा, ये होगा समीक्षा का अगला दिन। इसके बाद होता है मतदान की तारीख बताई जाएगी, मतगणना की तारीख बताई जाएगी और परिणाम की तारीख बताई जाएगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी निर्वाचन की अधिसूचना में होती है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सबसे पहले नॉमिनेशन डाला जाएगा। इस छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर के पहले चरण की नॉमिनेशन डालने की डेट थी और 21 अक्टूबर दूसरे चरण की नॉमिनेशन डालने की डेट थी। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन डालेगा। इसी समय पार्टियां अपने उम्मीदवार के नाम का प्रकाशन करती है और वह उम्मीदवार उस क्षेत्र से नॉमिनेशन डाल सकता है। उम्मीदवार को नॉमिनेशन डालने के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, जो दस्तावेज जो मांगे गए हैं उसको जमा करना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिफिकेशन, संपत्ति कितनी है, फैमिली में कौन कौन है, कितने मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, 2 गवाह जरूरी है, 2 गवाह के दस्तखत होने जरूरी हैं। चौथा चीज़, एक शपथ पत्र जरूरी है जो कि JMMC द्वारा अटेस्टेड होगा। और पांचवा है जमानत राशि। विधानसभा के चुनाव में 10,000 रुपये जमानत राशि होगी और इसे जमा करना पड़ेगा। अगर कोई उम्मीदवार अपने कुल वोट का 1/6 वोट अगर हासिल कर लेता है तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी, उसे वापस दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की योग्यता क्या क्या होती है, अर्थात कौन उम्मीदवार हो सकता है। तो सबसे पहला, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा चीज़, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार की उम्र 25 साल से अधिक हो, मिनिमम 25 साल की क्राइटेरिया रखी गई है। और चौथा, मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, तब वो विधानसभा के किसी भी चुनाव में भाग ले सकता है। अब देखते हैं कि मतदाता कौन होते हैं। बेसिकली मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो मतदाता होते हैं। मतदाता सूची वर्तमान में 2 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग जो बनाती है वो मतदाता, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्र से संबंधित मतदाता है। दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयोग जो जारी करती है, उसमें नगर निगम और पंचायत के मतदाता शामिल होते हैं। भारत में एक राष्ट्र एक मतदाता सूची का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा। अब देखते हैं कि मतदाता की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले मतदाता 18 वर्ष की उम्र को पूरा कर चुका हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो। तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो या फिर CRPC की किसी भी धारा में उसे सजा ना सुनाई गई हो, वो मतदाता बन सकता है। अब देखते हैं मतदान केंद्र। मतदान केंद्र वो होता है जहां लोग जाके वोट करते हैं। इसका निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा। इसका कोई आधार नहीं है, बस लोगों को सुगमता हो ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जाकर वोट कर सकें। मतदान केंद्र कब बनेगा? मतदान दिवस के 20 दिन पूर्व मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जाके चस्पा करके दी जाएगी। अब देखते हैं कि निर्वाचन में कौन कौन सी मशीन यूज़ होती है। तो सबसे पहला EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसी मशीन पर आप चुनाव चिन्ह व उम्मीदवार के सामने बटन दबाकर आप वोट दे सकते हैं। पहली बार इसका उपयोग 1982 में केरल चुनाव में किया गया था। EVM के बारे में बेसिक चीज़ याद लेते हैं कि एक EVM मशीन में अधिकतम 2000 वोट डाल सकते हैं। एक मशीन में 16 अभ्यर्थियों की संख्या दर्ज हो सकती है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में 16 से अधिक उम्मीदवार हैं तो दूसरा EVM मशीन रखा जाएगा, 2 रहेंगे वहाँ। एक में केवल 16 ही अभ्यर्थी आ सकते हैं। इसकी डिज़ाइन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर के द्वारा की गई है। दूसरी मशीन होती है VVPAT मशीन, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब मतदाता वोट करता है तो उसका वोट किसे गया ये दिखाने के लिए एक मशीन होती है ताकि पारदर्शिता रहे, उसे ही VVPAT मशीन कहते हैं। अब मतदान दल में शामिल सरकारी कर्मचारी के कार्य जान लेते हैं। अब इसके पश्चात प्रमुख कार्य होता है मतदान दल का। मतदान दल में जिन भी कर्मचारी का नाम होता है उनका एक दल बनेगा जो एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तक का एरिया कवर करेंगे। मतदान के लिए जाने वाले कर्मचारी के लिए सभी सामान दिया जाएगा और सभी सामान के लिए चेक लिस्ट दिया जाएगा। सामान में जैसे कि VVPAT, खड्डा
मतपत्र, वोटर लिस्ट, पेन, स्याही, लिफाफा, सब चीज़ उनको दिया जाएगा और उसकी एक लिस्ट होगी, चेक लिस्ट होगी, वो दिया जाएगा। और जब उनको ये दिया जाएगा तो उसका मिलान करेंगे और सभी चीज़ मिलने के पश्चात सभी जाकर एक गाड़ी में बैठेंगे। उस मतदान क्षेत्र के लिए गाड़ी की रवानगी होगी। बेसिकली ये काम मतदान वाले दिन के एक दिन पहले होता है और मतदान के एक दिन पहले मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, वहां खाना पीना करके सो जाएंगे। दूसरे दिन उठकर मतदान संबंधी सारी जानकारी का उस क्षेत्र में चस्पा करेंगे और बैनर और सारी चीज़ें बताएंगे ताकि मतदान शुरू हो चुका है ये लोगों को पता चल सके। सुबह से मतदान से पहले सभी पोलिंग बूथ में मॉक पोल किया जाएगा। इसमें राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी शामिल रहेंगे। मॉक पोल क्या होता है? मशीन में सभी चीज़ें सही हैं, कोई ख़राबी तो नहीं, कोई सेटिंग तो नहीं है, इसके लिए वोट डाल के देखा जाता है, उसे मॉक पोल कहते हैं। ये मॉक टेस्ट टाइप का होता है। अब देखते हैं कि मतदान केंद्र में कौन कौन होते हैं। मतदान केंद्र में बेसिकली 4 अधिकारी बैठते हैं और मिनिमम 2 पुलिस कांस्टेबल होंगे, एक कोटवार होगा और बाहर तो पोलिंग एजेंट होते हैं, वो सब आप जानते ही हैं। एक जो पीठासीन अधिकारी होता है उस मतदान केंद्र का इंचार्ज होता है। सभी चीज़ों की जिम्मेदारी उस पीठासीन अधिकारी की ही होती है। जब एक वोटर मतदान केंद्र में एंट्री करता है, सबसे पहले 1 नंबर अधिकारी के पास हो जाए। ये मतदाता अधिकारी मतदाता सूची और आई कार्ड का मिलान करता है और पास बैठे पोलिंग एजेंट जो कि किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं उनसे ये कंफर्म करता है कि ये यही व्यक्ति है या नहीं। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो फिर इसे आगे जाने पड़ता है। अपनी लिस्ट में ये टिक मार देते हैं और इसे आगे जाने को कहते हैं। इसके बाद वोटर 2 नंबर अधिकारी के पास जाएगा। 2 नंबर अधिकारी के पास जाने पर वह आपका मतदान नंबर देखेगा और कौन सी आईडी आप लाए हैं उसको देखेगा। वोटिंग प्रोसेस में 17 प्रकार की आईडी को अलाउ किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड, सभी चीज़ों को अलाउ किया जाता है। फिर आपका वो मिलान करेगा, जो आप आईडी लाए हैं उसका उस लिस्ट में नाम लिखेगा, फिर आपका सिग्नेचर करवाएगा। फिर इसके बाद आपके हाथ में स्याही लगाएगा। इसके बाद यही अधिकारी एक पर्ची जारी करेगा जिसमें आपका मतदान नंबर और पर्ची नंबर लिखा होगा और आपका हस्ताक्षर लेगा वहाँ। इस पर्ची को पकड़कर आप 3 नंबर वाले अधिकारी के पास जाएंगे। 3 नंबर वाला अधिकारी आपका पर्ची देखेगा और उसके हिसाब से बैलेट इशू करेगा और आपको बोलेगा कि जाओ आप वोट कर सकते हैं अब। फिर आप वोट करेंगे और वोट करने के बाद आप बाहर निकल जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद मतदान केंद्र में कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के आदेश पर ईवीएम मशीन को सीलबंद करते हैं और पेटी में डालते हैं और पेटी को भी सीलबंद करते हैं। फिर सभी सामान को समेटकर रवानगी के लिए तैयार करते हैं और अपने सभी सामान को चेकलिस्ट से मिलान करते हैं। फिर जिला में जहां स्ट्रांग रूम बना होगा वहां ईवीएम मशीन और सभी सामान को जमा करते हैं। स्ट्रांग रूम की निगरानी जब तक वोटिंग रिजल्ट नहीं आते तब तक उसकी निगरानी की जाती है, जो कि कैमरा और गार्ड के माध्यम से की जाती है। इसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि टेंडर बैलेट पेपर क्या होता है। टेंडर बैलेट पेपर अर्थात डाक मतपत्र मतदान की प्रक्रिया में लगे जो भी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके लिए सुविधा बनाई गई है ताकि वे भी मतदान कर सकें। कर्मचारी मतदान दिवस के लगभग 5 दिन पूर्व अपने नाम का बैलेट पेपर इशू करवाने के लिए याचिका लगाते हैं। ये याचिका जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लगाई जाती है। फिर इनके नाम पर मतपत्र जारी किया जाता है और चुनाव के 2 दिन पहले इनकी वोटिंग हो जाती है। जब काउंटिंग शुरू होती है तो सबसे पहले टेंडर बैलेट पेपर को ही काउंटिंग किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।